हेलो इन्वेस्टर। एक बात हमेशा याद रखना, जो आज के नहीं कल की सोचता है वही वक्त का रुख बदलता है। हम बात कर रहे हैं फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज की। ये मार्केट 2025 तक ऑलरेडी 46,000 करोड़ तक पहुंच चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि 10% के शानदार सीएजीआर के साथ ये 2030 तक 75,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। अब इसी बढ़ती हुई मार्केट में क्लियर सिक्योर अपना आईपीओ लेके आ रही है। ये आईपीओ का साइज रखी है इन्होंने 85.5 करोड़। तो चलिए जानते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स को और साथ में ये भी समझते हैं कि हमारे वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे ये कहाँ फिट बैठती है। तो चलिए इन्वेस्टर शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले हम एक नज़र आईपीओ की डिटेल्स पे डालते हैं। ये आईपीओ 1 दिसंबर को आ रहा है और 3 दिसंबर को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी दिसंबर 8 को रहने वाली है। इशू प्राइस बैंड जो रहेगा 125 से 132 पर शेयर है। लॉट साइज 1000 शेयर का रहेगा। टोटल इशू साइज 85.60 करोड़ का है। लिस्टिंग इसकी एनएससी के एसएमई सेगमेंट में हो रही है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिटेल को पड़ने वाला है 2 लॉट का 2,64,000। वहीं एचएनआई सेगमेंट को 3 लॉट का 3,96,000 रुपया पड़ेगा इसमें। अब एक नज़र ऑब्जेक्टिव पे डालते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये सब्सिडरी में इनके कंफर्ट टेक्नो सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एक सब्सिडरी है जिसमें परचेज करेंगे इक्विपमेंट 5.25 करोड़ का। और फंडिंग कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल का 26 करोड़, क्योंकि कैपिटल इंसेंटिव बिजनेस है ये, वर्किंग कैपिटल की बहुत डिमांड रहती है। और रीपेमेंट करेंगे बोरिंग का 35.5 करोड़ का। बाकी बचे हुए पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में यूज कर रहे हैं। चलिए कंपनी के प्रोफाइल को देखते हैं, कंपनी करती क्या है। कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हुई 2025 में, मुंबई महाराष्ट्र में है। विमल धर और मिस्टर राकेश धर दुबे जो है ये कंपनी के प्रमोटर है। विमल धर चेयरमैन और एमडी है, वहीं प्रमोटर इसके 16 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है। प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट ये जो एक तरह से देखिए पेंट्री बॉय होते हैं, गार्ड होते हैं, एटीएम सर्विसेज होता है, उस तरह का ये काम करते हैं। इनको 2 भागों में बांटा गया है, सॉफ्ट सर्विस और हार्ड सर्विस। सॉफ्ट सर्विस में सारे वो सर्विसेज जिसमें किसी तरह के इक्विपमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, हार्ड इक्विपमेंट का। और हार्ड सर्विस में जैसे रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह हो गया उसका यूज़ करते हैं ये। प्रोडक्ट यूसेज की बात करें तो मल्टीपल सेक्टर में करते हैं, बैंक, फाइनेंशियल, इनफैक्ट गवर्नमेंट एजेंसीज को भी ये फैसिलिटी मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं। यूएसपी क्या है इनकी, इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है, मतलब एक ही विंडो है जहाँ से सारी तरह के कामों को आप बुक कर सकते हैं। पैन इंडिया इनका प्रेजेंस है, 17 सिटीज़ में है, 15 ब्रांचेज हैं और 30,000 प्लस एटीएम सर्विसेज में ये अपनी सर्विसेज देते हैं। तो चलिए एक नज़र फाइनेंशियल पे डालते हैं आप इसके। फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल इनका 23 में 311 करोड़ जो अभी बढ़ के 482 करोड़ हो गया है। इबिटा देखेंगे तो इबिटा में भी शानदार कंटिन्यूस ग्रोथ है, प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। वहीं नेटवर्थ की बात करें, प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं है। एक मिनट, प्रॉफिट 24 से 25 की तुलना में थोड़ा कम हुआ है, अगले जानते हैं कि कितना कम हुआ है। नेटवर्थ देखेंगे, नेटवर्थ में भी इंक्रीमेंट है, टोटल बोरोइंग भी बढ़ा हुआ है इनका। अब पिछले साल की तुलना में अगर देखें तो सेल्स ग्रोथ हुआ है 37%, वहीं प्रॉफिट में ग्रोथ डी ग्रोथ हुआ है। एक्चुअली में प्रॉफिट में 17.91% नेगेटिव में है ये। डेट इक्विटी 1.02 है। आरओई जो है इसका 10.74 है। अब सेल्स ग्रोथ होने के बावजूद भी इसका प्रॉफिट में डी ग्रोथ हुआ। इसका रीजन हमने खोजा, आरएचपी में साफ साफ मेंशन है कि एक एक्सेप्शनल आइटम है 8.44 करोड़ का, किसी कंपनी को इन्होंने सर्विस दी थी। अब वो कंपनी अपने आप को बैंकरप्सी डिक्लेयर किया है उन्होंने और एनसीएलटी में गई है, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट में इन्होंने उसको बैड डेट और प्रोविजन में डाल दिया है पूरा 8.44 करोड़ को। अगर ये नहीं होता तो कंपनी एक्चुअली में 40% के आसपास प्रॉफिट में ग्रोथ होता। अब पीर एनालिसिस कंपनी का देखते हैं। तो कंपनी के पीर एनालिसिस में हमने इसी जो शुरुआत की 2 कंपनियां हैं, कंपनी ने अपने आरएचपी में उसको रखा है। बाकी 3 कंपनियां हमने सेक्टर से उठाया है, उसमें से एक अनलिस्टेड भी कंपनी है। वैल्यूएशन थोड़ा वाइडर रेंज में हो जाता है इसकी वजह से। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो स्केल इफेक्ट हो रहा है। अगर क्लियर सिक्योर सर्विसेज, इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट और लाइट सर्विस मैनेजमेंट में है, एक हाईली कंपिटिटिव मैन पावर इंटेंसिव बिजनेस है ये, लो मार्जिन बिजनेस है। वैल्यूएशन के लिए हमें लिस्टेड पीर ही देख रहे हैं। स्केल इफेक्ट अगर हम देखेंगे तो एसआईएस, क्यूज, बीबीजी ये सारे के सारे बड़े हैं इसमें। मैन पावर स्पेस मार्केट में ना हायर पी ऑफ स्केल, कॉन्ट्रैक्ट क्वालिटी और रिकरिंग रेवेन्यू से मिलता है। क्लियर सिक्योर का रेवेन्यू अभी 483 करोड़ है जो कि स्मॉल है। अगर मार्जिन की बात करें तो क्लियर सिक्योर का ओपीएम मार्जिन 4.7% है। इंडस्ट्री पीयर्स का अगर देखें तो बीबीजी का 11% और सुप्रीम का 8.18% से कम है। लोअर ऑपरेटिंग मार्जिन है, लोअर अर्निंग पावर है, लोअर पी जस्टिफाइड है इसलिए। आरओई का अगर बात करें तो क्लियर कट इसका 10.74 आरओई दिख रहा है और ठीक भी है, पर बीबीजी क्रिस्टल बेटर आरओई में दिखा रहे हैं। हायर आरओई का मतलब है कैपिटल एफिशिएंसी दिखना, जिसका मार्केट रिवॉर्ड पी में देता है हमें। अगर पी कॉन्टेक्स्ट के सिर्फ में देखें तो गिवन जो है पी सेट
ओवरऑल मीडियन पे ही ना 21 के अराउंड में बैठ रहा है, बट वो इस एसआईएस के आउटलायर से ऊपर गया हुआ है। एसआईएस का सबसे ज़्यादा है, इसलिए अगर उसको हटा दे तो 18 से 20 के बीच में कहीं ना कहीं बैठ रहा है। अब हमने क्या रखा है, उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार वैल्यूएशन मैट्रिक्स को। प्री आईपीओ इसका ईपीएस है 5.65, वहीं पोस्ट आईपीओ है 13.87%। अगर इस हिसाब से देखें तो फेयर पी रेंज 10 से 15 के बीच में बैठ रहा है। जस्टिफिकेशन हम देखते हैं इसका क्या हमने लिया है, तो पीर का कंपैरिजन जो औसत है वो सेक्टर के लिस्टेड पीर से है, जैसे आव्रेयन, कैप्स्टन, क्रिस्टल, इनका पीओ ब्रॉडली बैठ रहा है 14 से 21 के बीच में। इंटीग्रेटेड पर्सनल सर्विस में 35 तक पर भी एक आउटलायर है। पीर्स का अगर अनवेटेड एवरेज देखें, एक्सक्लूडिंग अगर आउटलायर को हटा देता तो इनका एवरेज अगर देखेंगे तो ये 18.39 के आसपास आ रहा है। वहीं CSSL का आईपीओ ना कैप प्राइस 132 पर आ रहा है, जो कि पीई दिखा रहा है कि काफ़ी हाई के हिसाब से है, लेकिन लोअर बैंड के पास में है। अगर CSL की स्ट्रेंथ की बात करें तो CSL ने प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा दी है, 22 से 24 तक कंसिस्टेंट रही है इनकी। कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी ठीक ठाक है, और वही कंपनी इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट में है, जो कि 30,000 प्लस ATM को दे रही है। तो इन सारे को देखते हुए, इन सारे जो पैरामीटर्स हैं इनको देखते हुए हम अगर किसी भी तरीके से बात करें तो इसका P 10 से 15 के बीच में ही बैठता है, और उस हिसाब से फेयर वैल्यू होती है 138 से 208 के बीच में। चलिए एक नज़र GMP पे डालते हैं। GMP काफ़ी अर्ली स्टेज है, फिर भी देखते हैं। अगर कल तक का GMP देखें तो 10 रुपये GMP पॉजिटिव है, और अप्रोक्सीमेटली उस हिसाब से 142 रुपये पर शेयर पे ये लिस्टेड होने वाली है। चलिए स्वैट एनालिसिस देखते हैं कंपनी की। तो कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इंटीग्रेटेड सर्विस ऑफर करती है। CCL सॉफ्ट सर्विस और हार्ड सर्विस दोनों में है, जिसकी वजह से ग्राहक को सिंगल विंडो मिल जाता है। टेलीकॉम और बैंकिंग में 30,000 प्लस ATM सर्विस में ये अपनी सर्विसेज देती हैं, जो स्ट्रॉन्ग निच है इनका। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ है, ग्रोथ फाइनेंशियल में लगातार 3 साल से प्रॉफिट में रही है ये कंपनी। अगर पैन इंडिया ऑपरेशन भी है इनका, 15 प्लस स्टेट में प्रेजेंस है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मॉडल है इनका, जिसके कारण ये कॉस्ट एफिशिएंट बन जाता है। सर्विस क्वालिटी पे बेहतर कंट्रोल रहता है। वहीं अगर हम एक नज़र इसके वीकनेस पे डालें तो हाई वर्किंग कैपिटल है। मैन पावर इंटेंसिव होने के कारण वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा का जरूरत पड़ता है, लेकिन क्लाइंट से पेमेंट आने में अगर देरी हुई तो इनको तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, वरना जो मैन पावर सर्विसेज बंदे हैं वो भाग जाएंगे। कस्टमर कंसंट्रेशन है इनका, कंपनी का रेवेन्यू डिपेंडेंसी कुछ क्लाइंट्स पर अधिक है। हमने RHP देखा था, वहाँ पे टॉप 5 क्लाइंट पे ही 77% का तक का इनका डिपेंडेंसी है। अगर कोई बड़ा क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है तो सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। लो प्रॉफिट मार्जिन है इस क्षेत्र में। ये इंडस्ट्री जनरली लो प्रॉफिट मार्जिन होती है, इसी का नहीं, CCL का नहीं, सारे पूरे इंडस्ट्री का ही लगभग लो प्रॉफिट मार्जिन रहता है। वहीं एक्सटर्नल फैक्टर, अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें इसके लिए, तो बूमिंग IFM का सर्विसेज है। हर कोई इस क्षेत्र में जा रहा है और आउटसोर्स कर रहा है, चाहे वो आपके RW की सोसाइटी हो, चाहे स्कूल कॉलेजेस मेंटेनेंस हो, वो सारे के सारे आउटसोर्स कर रहे हैं। तो इसका बूमिंग इंडस्ट्री है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, अगर IPO का फंड्स का एक सब्सिडरी अपना CTSFL में कर रहे हैं, जो कि ई सर्विलेंस और स्मार्ट टेक उपकरण में खरीदने का प्रयास करेंगे, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि आगे चल के इनको इसका फायदा मिले। डेट रिडक्शन और फाइनेंशियल है, IPO का एक बड़ा फंड यानी 35-35.5 करोड़ के अराउंड में बोरोइंग रिपेमेंट के लिए सक्सेसफुली लिस्टिंग होगा, तो डेट इक्विटी इसका सुधर जाएगा। वहीं बात करें थ्रेट्स, तो इंटेंस कंपटीशन है, ये मार्केट हाईली फ्रेगमेंटेड है, ऑर्गेनाइज प्लेयर ऑलरेडी इसमें है, तो वहाँ ध्यान देने वाली बात होगी। रेगुलेटरी और कंप्लायंस के नियम, अगर सिक्योरिटी और स्टाफिंग में किसी भी तरह का लेवल लॉ बदलता है, जो कि हाल फिलहाल में बदला भी है, तो रेगुलेटरी चेंजेस से इनके ऊपर सीधे असर पड़ेगा। ऐसे में लिस्टिंग की इनकी वॉलेटिलिटी रहती है। NSE और SME प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग के कारण लोअर लिक्विडिटी और हायर प्राइस वॉलेटिलिटी रहता है। तो ये इसके स्वैट एनालिसिस हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।